Hello students, I am Anup Kumar, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरोप के दो महत्वपूर्ण देशों के एकीकरण के बारे में पढ़ा था, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। टुडे वी विल डिस्कस द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटेन के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इट वॉज अ कॉलोनियल कंट्री। इंडिया वॉज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बिफोर 1947। भारत भी 1947 के पहले ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य का एक भाग था। ग्रेट ब्रिटेन के 4 भाग हैं। अगर हम मूल देश के बारे में बात करें तो 4 भाग हैं। मूल देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। The process of the growth of Great Britain is entirely different from that of Italy and Germany. जर्मनी और इटली के मुकाबले ग्रेट ब्रिटेन के विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से भिन्न रही है। इंग्लैंड ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे शक्तिशाली राज्य था। धीरे धीरे वह शक्ति और संपन्नता में बढ़ता गया और उसने ब्रिटिश द्वीप समूह के दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड मूल देश था। इंग्लैंड वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का जो संघ है, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, उसमें सबसे ताकतवर इंग्लैंड था। 1688 में इन 1688 ब्रिटिश पार्लियामेंट, या कहें इंग्लिश पार्लियामेंट, क्योंकि तब तक ब्रिटेन का गठन नहीं हुआ था या ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम की बात सामने नहीं आई थी। इंग्लैंड की संसद ने राजा से समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए, जिसको हम लोग ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, जिसमें जो ब्रिटेन का मोनार्क था, ब्रिटेन का जो शासक था, वो नाम मात्र का शासक रह गया। आगे के वर्षों में इंग्लैंड की संसद ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण का माध्यम बनी। यूनाइटेड किंगडम का एक महत्वपूर्ण भाग वेल्स। वेल्स ने बहुत आसानी से इंग्लैंड की अधीनता स्वीकार कर ली। देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी रिवोल्ट इन वेल्स। हमें इतिहास में वेल्स में इंग्लैंड के खिलाफ किसी विद्रोह का जिक्र नहीं मिलता है। इट मीन्स वेल्स एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लैंड वेरी इजिली। ऑन द अदर हैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश मोनार्क। ये दोनों देश इंग्लैंड की सुपीरियरिटी को या विशेषता को या ओवरलॉर्डशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण प्रांत है।
इन मेडिवल पीरियड इट वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक अलग राज्य था और यहाँ के लोग लगातार इंग्लैंड के राजा के साथ में लड़ते रहते थे। इंग्लिश मोनार्क ऑलवेज ट्राइड टू ऑक्यूपाई दिस वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। स्कॉटलैंड जो कि एक बहुत ही सुंदर देश है, इस पर कब्जा करने के लिए इंग्लैंड के शासक लगातार प्रयास करते रहते थे। 1707 में एक एक्ट के द्वारा इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ में मिला लिया। द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड हैड टू सफर अ लॉट। स्कॉटलैंड के लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। देयर गैलिक लैंग्वेज वॉज स्टॉप्ड स्पीकिंग, जो उनकी गैलिक भाषा थी उसको रोक दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको वो बोल नहीं सकते थे। The Scottish people cannot wear their national attire or national dress. उनको अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से भी रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड इन स्कॉटलैंड और धीरे धीरे स्कॉटलैंड को भी ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम का एक भाग बना दिया गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड इज ऑल्सो अ प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइन्स। मोस्ट ऑफ द आयरिश पीपल फॉलो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। A small sect of Irish people follow Protestant Christianity. England took the advantage of this communal divide and supported Protestant Irish clan. With the help of Protestant Irish clan, England established its dominance over a large part of Ireland. आयरलैंड एक ऐसा देश है जो कि सांप्रदायिक आधार पर बहुत अधिक विभाजित था। आयरलैंड के ज़्यादातर लोग कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड, दैट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंट्री, फॉलो प्रोटेस्टेंट रिलीजन। नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि आयरलैंड का एक छोटा सा भाग है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इंग्लैंड ने इसका फ़ायदा उठाया और प्रोटेस्टेंट लोगों की सहायता से एक ऐसे देश पर कब्जा कर लिया जिसके ज़्यादातर लोग कैथोलिक रिलीजन को मानते थे और इस तरह से ब्रिटेन ने आयरलैंड के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आयरलैंड है वो भी ब्रिटेन का पार्ट बन गया और यूनाइटेड किंगडम का गठन किया गया। यूनियन जैक को उसका राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया और गॉड सेव आवर किंग, ये वहाँ का राष्ट्रीय गान बना, जो कि मूल रूप से इंग्लैंड का राष्ट्रगान था। यह प्रक्रिया रही इंग्लैंड के विकास की। इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने एक कॉलोनियल पावर के रूप में जो भी टूल्स प्रयोग किए जा सकते हैं वो प्रयोग किए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। नाउ I would like to discuss a different topic with you. In national movements of Europe,
डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स वर यूज्ड, तरह तरह के सिंबल्स का यूज़ किया गया। यूँ सिंबल्स हमारे देश में भी तरह तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, स्वास्तिक का सिंबल, ओम का सिंबल, जिनके अपने अपने मायने होते हैं। बट इन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स जिनके कुछ राजनैतिक अर्थ थे। इन्हीं सिंबल्स में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। जैसे भारत में भारत माता के रूप में देश की कल्पना की गई, उसी तरह से यूरोप के भी कई देशों में देश की कल्पना एक स्त्री के रूप में की गई। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ यूरोप, symbols were used to express collective feelings. People used these symbols on posters, books, pamphlets, and other means of mass communication. In some countries, nations were portrayed as female figure. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation a concrete form. First of all, France visualized a female figure to symbolize French nation. Its name was Marianne. The personification of France. फ्रांस पहला ऐसा देश था यूरोप का जिसने राज्य को या राष्ट्र को राजा से बड़ा माना। France was the first European country who declared that country is greater than its monarch. After the French Revolution, the French monarch was declared the first servant of the French nation. 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में ये कहा गया कि सम्राट देश का पहला सेवक है, उसका स्वामी नहीं। फ्रांस के लोगों ने फ्रांस को मैरियाने के रूप में पर्सनिफाइड किया। यहाँ पर हम दो छवियाँ देख सकते हैं, दो चित्र देख सकते हैं स्लाइड पर, जो कि मैरियाने की हैं, एक मूर्ति और दूसरा पोस्टल स्टैम्प। द पर्सनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। In last video, we discussed unification of Germany. In Germany, nation was visualized in the form of Germania. Germania was depicted with German tricolor, breastplate with eagle and sword. These symbols had their own meanings. Like Marianne, Germania also became the part of German nation. We can still see paintings and idols of Germania in different parts of Germany. मैरियाने के बहुत सारे जिस तरह से चित्र हमें मिलते हैं, उसी तरह से जर्मेनिया के भी बहुत सारे चित्र और मूर्तियाँ जर्मनी के विभिन्न भागों में आज भी मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम personification of nation, many other symbols were also used in national movements of Europe. Let's discuss about these symbols. Broken chains. Broken chain symbolizes the feeling of being freed. यह मुक्ति का प्रतीक है। यह किसी देश के या किसी समुदाय के दूसरी समुदाय की गुलामी से मुक्त हो जाने का प्रतीक थी ब्रोकन चेन्स, और इनका प्रयोग बहुत सारे पोस्टर्स में, पम्फलेट्स में किया गया है यूरोप के नेशनल मूवमेंट्स के दौर में। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन में यह प्रतीक प्रयोग किया गया, जिसमें कवच और उसके ऊपर ईगल का चित्र बना हुआ होता था। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल सिंबलाइजेस द माइट एंड स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन नेशन।
ये जर्मन राष्ट्र की शक्ति को प्रदर्शित करने का, उसको सिंबलाइज करने का एक तरीका था। इसी तरह से एक दूसरा सिंबल क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक की पत्तियों का बना हुआ मुकुट। क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइजेज हीरोइज्म। ओक की पत्तियों का बना हुआ मुकुट नायकत्व या साहस के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से सोल्ड, तलवार का बहुत जगह पे प्रयोग किया गया है। कई सारे पोस्टर्स में, कई पंफलेट्स में तलवार का प्रयोग किया गया है। इन जर्मनी एंड फ्रांस एंड इन द नेशनल मूवमेंट्स ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, sword symbolizes readiness to fight। ये लड़ाई के लिए तैयार होने का प्रतीक थी। कोई भी देश जब अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था तो वह अपने पोस्टर्स में स्वॉर्ड का प्रयोग करता था, यह दिखाने के लिए कि वह किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। इसी तरह से ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑलिव की पत्तियों के बीच में तलवार, यह भी एक महत्वपूर्ण सिंबल था और यह इस बात को स्पष्ट करता था कि वह समुदाय शांति के लिए तैयार है। युद्ध के बाद वह दूसरे समुदायों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता है और युद्ध नहीं करना चाहता। एक अगला प्रतीक ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का तिरंगा झंडा है। ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर। दिस ट्राई कलर सिंबलाइजेज लिबरल नेशनलिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में यह 3 रंगों का झंडा प्रयोग किया गया। दिस फ्लैग वॉज बैंड बाय जर्मन ड्यूक्स इन 1848। यह जर्मनी के स्थानीय शासकों द्वारा बैन कर दिया गया। रेज ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की किरणों को प्रयोग किया गया है एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक के रूप में। रेज ऑफ राइजिंग सन सिंबलाइजेज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द लाइफ ऑफ अ कंट्री। यह वो प्रतीक थे जिनका यूरोप के विभिन्न देशों में, वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रयोग किया गया। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। थैंक यू।